नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। मित्रों, आज का वीडियो एक विशेष प्रसंग को लेकर के है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के कार्यों पर नजर रखने के लिए और जनता की बात इन तीनों व्यवस्थाओं तक पहुंचाने के लिए मीडिया को जाना जाता है। इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे भी मीडिया का मुख्य काम है जनता तक समाचार पहुंचाना, जनता का मनोरंजन करना, जनता को शिक्षित करना, समय समय पर सरकार के अच्छे कार्यों का प्रचार करना और सरकार के द्वारा अगर कुछ गलत किया जा रहा है तो उसका विरोध करना और लोक मत जागृत करना, यानी जनता के बीच में विभिन्न विषयों को लेकर के उन्हें जागृत करते हुए सरकार और व्यवस्था के ऊपर एक लोक दबाव का कार्य, प्रेशर ग्रुप का काम करना होता है। परमार मीडिया अपने इन्हीं दायित्वों को पूरा करते हुए आज इस वीडियो को आपके बीच लेके आया है। अभी पिछले कई महीनों से कहा जाए कि हर साल विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, जिसके कारण परीक्षाओं को रद्द कर दिया जा रहा है, नियुक्तियां में देरी हो रही हैं। ऐसे तमाम तरह की समस्याएं पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रही हैं। हालांकि यह समस्याएं बहुत पुरातन हैं, आजादी के बाद से ही ये समस्या दिखाई देने लगी थी, लेकिन अभी यह समस्या एक विकराल रूप में हम सबों के बीच दिखाई दे रही है और यदा कदा इस पर चर्चाएं भी होती हैं। नए सरकार ने कानून भी बनाए हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में नीट को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के जो समस्याएं आई हैं, परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद जो जांच हो रहे हैं उनमें कई लोग पकड़े गए हैं, इसे लेकर के समाज के बीच में जागरूकता करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि किसी भी व्यवस्था को भ्रष्ट होने में कोई एक कारक नहीं हो सकता है। सरकार भी जितना दोषी है, प्रशासन के अधिकारी भी जितना दोषी हैं, हम आप भी उतना ही दोषी हैं, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से मानते हैं, परमार मीडिया का यह मानना है कि अगर हम रिश्वत दे रहे हैं तभी कोई रिश्वत ले रहा है, हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तभी कोई भ्रष्ट अधिकारी हमारे साथ रिश्वत मांग रहा है, हम गलत कराने के लिए प्रेरित करते हैं तब वो गलत कर रहा है। अगर जनता ये तय कर ले कि हम रिश्वत नहीं देंगे, हम गलत नहीं करेंगे, तो मजाल है कि कोई अधिकारी गलत कर लेगा, कोई नेता गलत कर लेगा। लेकिन कुल मिला जुलाकर देखा जाए तो सारे लोग दोषी हैं, आम जनता भी दोषी है, प्रशासन भी दोषी है, राजनेता भी दोषी हैं। ये काफी लंबे बहस का विषय है, हम अभी इन विषयों पर नहीं जाएंगे। अभी जो फिलहाल की समस्या है नीट परीक्षा को लेकर के, या नीट के साथ अन्य जो परीक्षाएं हो रही हैं जिनका पेपर लीक हो रहा है, इस विषय को लेकर परमार मीडिया ने एक मुहिम शुरू किया है और इस मुहिम के तहत परमार मीडिया के टीम ने परीक्षा से जुड़े उन तमाम लोगों से बात करने का प्रयास किया है। जैसे शिक्षकों से बात किया है, प्रशासकों से बात किया है, अभिभावकों से बात किया है, नीट परीक्षा क्वालिफाइड कर अभी मेडिकल की शिक्षा ले रहे ऐसे छात्रों से भी बात किया है। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने एक ऑनलाइन परिचर्चा कह लीजिए, इसको डिजिटल परिचर्चा, परिसंवाद कह लीजिए, अलग अलग लोगों का बयान लिया है और सबके बयान को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं इस समस्या को लेकर के सिवान के प्रबुद्ध नागरिक क्या कहते हैं। नमस्कार। यह जो अभी ज्वलंत मुद्दा है जिसमें
ये एनटीएस के द्वारा या जो नीट एग्ज़ामिनेशन हुआ था, जिसमें अभी बहुत तरह की बातें समाचार पत्रों के माध्यम से आईं, और इसमें ये देखा गया कि बहुत सारे छात्र हैं, ये भी असंतुष्ट हैं, कुछ अभिभावक हैं, ये भी असंतुष्ट हैं। तो मुझे लग रहा है कि यह जो अ, स्कैम हुआ है, इसकी तो निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई ऐसी इसकी हिम्मत न कर सके ये करने की। और रही बात समाज की, तो मैं समाज के अभिभावकों से भी और छात्रों से भी और हम शिक्षकों से, इन सभी से आग्रह रहेगा कि अपना अपना कर्तव्य करें। अब जो छात्र का कर्तव्य है वो छात्र अपना करें, जो अभिभावक हैं वो अपना कर्तव्य करें, और जो शिक्षक हैं, हम शिक्षक सभी स्कूलों में, महाविद्यालयों में, सभी अपने अपने अगर ढंग से काम करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि डिमांड और सप्लाई, कहीं ना कहीं से समाज में इसका डिमांड हो रहा है, जिसके कारण से जो इस तरह के जो स्कैम करने वाले हैं, ये आगे इनको ये वो संभावना बढ़ रही है उनकी, और वो आगे की तरफ इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हम लोग को डिमांड, और वो डिमांड कौन कर रहा है, ये डिमांड हम कहीं ना कहीं से हम अभिभावक के रूप में या जो भी इस तरह के हैं वो लोग कर रहे हैं। और छात्रों से हमारा ये रहेगा, क्योंकि हम संस्कार को भी देखते हैं, हम संस्कार को पूरी तरीके से हम संस्कारित भी करते हैं। तो हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि जो जिसमें छात्र जाने कि भाई ये गलत है, ये हमें नहीं करना है। देखिए, जैसे कि परीक्षा जब होती है तो उसमें जो उनका एडमिट कार्ड होता है उसमें बहुत सारे लिखे रहते हैं कि अगर जो कदाचार करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके लिए इतनी सारी दंड की व्यवस्था होती है। लेकिन वो उसके बाद भी लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये भी गलत है। तो बच्चों से ये आग्रह रहेगा कि वो इसको अच्छे से, मतलब ये एकदम एक तरह से समझे कि ये पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जितना उन्होंने मेहनत किया है उस मेहनत पे वो अडिग रहें, और उससे उनको संतोष करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का जो कार्यक्रम है, और आपके चैनल ने भी यह मुहिम शुरू की है, तो यह बहुत ही काबिले तारीफ़ है, और इसे हम आगे तक करें। और हर एक जगह, हर एक स्कूलों में नैतिक शिक्षा जो पहले पढ़ाई जाती थी, और शायद अभी भी कुछ जगह है लेकिन धीरे धीरे लोप की स्थिति हो रही है, तो वो नैतिक शिक्षा उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि बच्चों ये समझें कि क्या गलत है, क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। और सभी बात है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो यह मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपका यह मुहिम है, और इस मुहिम, ये जाहिर सी बात है, यह मुहिम बहुत ही रंग लाएगी। और इसके ऊपर अभी जो कमेटी गठित हुई है, कमेटी अभी रिपोर्ट भी ले रही है, और उन कमेटी के सभी सदस्यों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि उस कमेटी पे जो भी रिपोर्ट आता है एकदम कड़ाई से उसके ऊपर पालन होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए, ताकि ये जो इस तरह के स्कैम करने वाले हैं ये पकड़े जाएं, और समाज में एक उदाहरण के तौर पर आए कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए कठोर दंड होगा, तो इसकी हिम्मत नहीं करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही दुख की बात है कि नीट जैसे बहुत अति महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, और लीक ही नहीं हुआ है, बड़े पैमाने पर ये सर्कुलेट हो गया है, जिसके चलते आज स्थिति हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है कि काउंसलिंग को रोक दी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, क्या किया जाए। ये नीट तक ही ये भ्रष्टाचार सीमित नहीं है, सभी परीक्षाओं का आज नहीं तो कल प्रश्न पत्र लीक होते रहा है। और नीट का जहां तक सवाल है, ये कोई जॉब के लिए नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था में सुधार के लिए डॉक्टरों का आना अति आवश्यक है। और डॉक्टर अगर गलत आते हैं, गड़बड़ आते हैं, तो ये केवल मेरिट वाले बच्चों की ही हानि नहीं है, ये संपूर्ण समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए हानि का विषय है। ये नीट परीक्षा
के लिए कोई एक दोषी नहीं है, पूरी सिस्टम ही भ्रष्ट है। पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक लोग भ्रष्ट हैं और सभी लोग मिलकर इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। सबसे बड़े दोषी वो हैं जो इसके बेनिफिशियरी हैं। तो बेनिफिशियरी अगर आप देखा जाए इस भ्रष्टाचार से, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट बच्चे जिनके अभिभावक प्रश्न पत्र को खरीदते हैं या खरीदने में लगे रहते हैं वो हैं, और दूसरे सबसे बड़े भ्रष्टाचार के दोषी वो हैं जो एक नेक्सस बनाए हैं, प्रश्न पत्र को लीक कराते हैं। किसी भी एग्जाम का, नीट भी उसी तरह से एक एग्जाम है जिसका प्रश्न पत्र इस बार लीक हुआ है। नीट के माध्यम से लगभग 1,09,000 बच्चों का एडमिशन होना है। इन बच्चों का एडमिशन ही नहीं होना है, इन बच्चों को डॉक्टर बनना है। इस डॉक्टर पे पूरी सिस्टम स्वास्थ्य व्यवस्था टिकेगी। इसलिए इसमें भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए सरकार को और हम सभी को मिलकर प्रयास उठाना चाहिए। इसके भ्रष्टाचार को या इस भ्रष्टाचार को, इस तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला को दोषी कह देना या सबसे नीचे वाला को दोषी कह देना आसान नहीं है। ये ऊपर से नीचे तक सभी लोग भ्रष्ट हैं। सब लोग शॉर्टकट में लगे हुए हैं कि हमारा बेटा का मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, ये है हो जाए, वो हो जाए। तो और नेक्सस वाले जो भी हैं माफिया, वो चाहते हैं पैसा कमाना। तो सबसे बड़े दोषी हम, समाज का सारा वर्ग भ्रष्ट हो चुका है। भ्रष्टाचार हमारे नसों में इस तरह से समाहित हो गई है, इस तरह से घुस चुकी है कि लगता ही नहीं, हम उसको स्वीकार कर चुके हैं। इस बार थोड़ा सा बड़ा पैमाने पर हुआ है नीट में भ्रष्टाचार, इसलिए ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। अब इसमें सुधार की गुंजाइश है, वो हमको मतलब बहुत ही कठिन है बता देना कि इस भ्रष्टाचार से हमको या इस तरह के प्रश्न पत्र लीक से हम कैसे बच सकते हैं। हमें बचना होगा, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक ऑटोनोमस बॉडी का निर्माण किया जाए और उसको इतनी स्वायत्तता दी जाए कि वो, जैसे कि यूपीएससी का प्रश्न पेपर अपेक्षाकृत अन्य परीक्षाओं से कम लीक हुआ है, तो उसके अधीन ही डाल दिया जाए, उनके अधीन छोड़ दिया जाए और ये एग्जाम को साफ सुथरा कराना अति आवश्यक है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल में नामांकन के लिए नीट जैसे परीक्षा का आयोजन होता है, जिसमें देश भर के मेधावी छात्र, लाखों छात्र भाग लेते हैं और गार्जियन अपनी गाढ़ी कमाई बच्चों पर खर्च करके कोटा जैसे, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली जैसे जगहों पर भेजकर पढ़ाई कराते हैं, फीस अदा करते हैं। मेधावी छात्रों का भी भविष्य ही चंद माने स्वार्थी घोटालेबाज और गार्जियन और कुछ मिलकर जो अपने बहुत बच्चों का ये करने के लिए इसका माने अपहरण कर लेते हैं, एक तरह से समझिए कि सिस्टम का, और हमारे मेधावी छात्र कुंठित हो जाते हैं। कुंठा में बहुत छात्र पहले से भी आत्महत्या कर लेते हैं और ये जो व्यवस्था हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, इससे पूरा देश का सिस्टम गड़बड़ है और इसमें चंद माफिया लोग इन्वॉल्व हैं और इसके माने इसका दुष्परिणाम पूरे देश पर और मेधावी छात्रों पर पड़ रहा है। इसमें सुधार और प्रशासनिक स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस एग्ज़ाम को बढ़िया से हैंडलिंग करने के लिए और करने की ज़रूरत है। मेरा नाम वैद्य अंकेश कुमार मिश्रा है। द्रव्यगुण विभाग में व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान। जहाँ तक ये केवल नीट ही नहीं, नीट के अतिरिक्त भी बहुत सारी कई राज्यों में परीक्षाएं रद्द की गई हैं इस नीट के प्रकरण के बाद। तो मुझे लगता है कि हम चूंकि आयुर्वेद के विद्यार्थी, और आयुर्वेद जो चिकित्सा करता है वो जड़ को पकड़ के ठीक करने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ सिद्धांत ही है वात पित्त कफ का, और वात पित्त कफ पे जब हम पकड़ के अपनी चिकित्सा करते हैं तो पूर्णतः वह रोग ठीक होता है। तो इस पूरे प्रकरण में जड़ कहाँ है, उस जड़ को यदि हम ठीक करते हैं तो पूरी सिस्टम ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है कि परीक्षा की प्रक्रियाओं में जब हम भारत की सुरक्षा के लिए या बाकी और भी कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं, तो इतने बड़े
परीक्षा के आयोजन के लिए क्यों नहीं कर सकते? मेरा मानना है कि सभी जगहों से आप सभी टीचर से सभी सब्जेक्ट के 100 50 क्वेश्चन मंगाइए। जब आप मंगाते हैं मंगाइए और उसको एक बार 10-15 हजार क्वेश्चन का सेट डाल दीजिए। आज का जमाना सभी के हाथ में ये मोबाइल है, सीधा वो छात्र अपने मोबाइल से कनेक्ट हो, अपने घर में ही बैठ के परीक्षा दे ले और तुरंत उसका आंसर शीट भी उसके पास पहुंच जाए, ओरिजिनल आंसर शीट, और उसने जो क्वेश्चन जितने सॉल्व किए हैं, जो आंसर दिए हैं, वो सारा उसको भी ये बिल्कुल पारदर्शी रहेगा। न इसमें जो किसी के पास कोई क्वेश्चन आएगा ना कोई इसको लीक करेगा, ना ये किसके पास कौन सा क्वेश्चन जाएगा ये भी किसी को पता नहीं रहेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हम एक ये अवश्य कर सकते हैं कि सभी जिलों में, हमारे भारत में पूरे 700 जिले हैं, 25 लाख की संख्या यदि नीट की परीक्षा में बैठती है और 700 से हम भाग करते हैं तो 3,500-4 हजार के आसपास हमारा एक संख्या आता है। मुझे लगता है कि 4-5 हजार की संख्या की कैपेसिटी का एक परीक्षा भवन, सारे इक्विपमेंट के साथ वो परीक्षा भवन लैस करके और उसको बना दिया जाए, और वो परीक्षा भवन जो हो ये परीक्षा ऑर्गेनाइज करने वाली संस्थाओं से डायरेक्ट जुड़ा रहे, ताकि उनका कम्युनिकेशन वहां से वहां तक हो। और 1-2 जगह जहां पे हम प्रिंटिंग करते हैं, जो सेटर होते हैं, अब बीपीएससी में हमारे 1-2 लोग जानने वाले गए इंटरव्यूअर बन के, तो मैं उनसे फोन पे बात नहीं कर सकता था। उन्होंने साफ मना कर दिया मुझे कि भाई देखिए मैं फोन पे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फोन सर्विलांस पे है, और बात भी करना है तो आवश्यक बात करिए, आलतू फालतू बात मत करिए। तो हम क्यों नहीं, जो क्वेश्चन सेटर हैं उनका, जो प्रिंटिंग प्रेस वाले, हम नोट छापते हैं आरबीआई में, कितनी सुरक्षा से छापते हैं, उस तरह की सुरक्षा हम उसमें क्यों नहीं कर सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस में जहां हम क्वेश्चन छापते हैं। तो और इस तरह करते हुए इतनी सुरक्षा के साथ, और फिर तब हम यदि वो परीक्षा भवन बना के वहां परीक्षा लेते हैं तो सुधार हो सकता है। और इन सब के मूल में जो हमने बताया कि एक नैतिकता, तो नैतिकता का धीरे धीरे इस देश से लोप होता जा रहा है। आवश्यक है हमारी शिक्षा पद्धति में पुनः उस नैतिकता को एक बार जोड़ने का, ताकि बाल्यकाल से ही बच्चों में नैतिकता का एक अभ्यास लगे और वो नैतिक बने, एक नैतिक जिम्मेदार नागरिक बने। और शिक्षा का बाजारीकरण, मुझे लगता है कि यह बंद होना चाहिए। शिक्षा का बाजारीकरण ही इसका जड़ है जो इसको यहाँ तक लेकर के आया है। तो इतने सुझाव हमारे तरफ से थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैद्य आर शर्मा, राधा कृष्ण रामेश्वर शर्मा, प्राध्यापक द्रव्यगुण विभाग, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान। मेरा ये कहना है कि आचार्य चरक ने एक आयुर्वेद में उक्ति दी है, सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्त्या ज्ञाना ज्ञान विशेषस्तु मार्गा मार्ग प्रवृत्त्या। तो आचार्य चरक ने हजारों साल पहले कहा है, हर व्यक्ति की, हर प्राणी की इच्छा है सुख के मार्ग में प्रवेश करना। ज्ञानी लोग ज्ञान से सुख के मार्ग में प्रवेश करते हैं, अज्ञानी अज्ञान से सुख के मार्ग में प्रवेश करते हैं। और ये अज्ञानी लोग जो हैं, पैसे के लिए, लोभ के वजह से ये पेपर को लीक करते हैं, फोड़ देते हैं और बहुत से मिसमैनेजमेंट करते हैं। तो इनके ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसी को आचार्य चरक ने आगे कहा है जनपदोध्वंस में, कि जनपद का विनाश कैसे होता है, जब राज्य का राजा भ्रष्ट होता है तो उसके मातहत कर्मचारी भी भ्रष्ट होते हैं, और मातहत कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं तो वहाँ के व्यापारी वर्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। और जब व्यापारी वर्ग भ्रष्ट हो जाते हैं, मिलावट करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, तो वहाँ का पूरा जनपद, ये जो 24-25 लाख बच्चे, इनका विनाश हो गया इस तरह के कार्यक्रम से। तो हमको इसमें उत्तरोत्तर सुधार की आवश्यकता है। अगर इस रूप में हम इसको समझेंगे, आयुर्वेद में चरक ने सब कुछ बता दिया है आज से हजारों साल पहले, तो इस व्यवस्था को जब हम बदलेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज प्रत्येक व्यक्ति
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर है। अगर हमारा बच्चा एलिजिबल नहीं है तो हम पैसे दे करके और पैसे ले करके पेपर ला करके उसको डॉक्टर क्यों बनाएं? तो सबसे ज़रूरी है कि हमको भी अपना उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा और उसके बाद दूसरे को हम उंगली दिखाएंगे कि वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति गलत है। सिस्टम गलत लोग बोलते हैं, अरे सिस्टम मीन्स क्या? हम सिस्टम में हम ही हैं, सिस्टम में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो हम ही गलत हैं। तो ये सुधार जब हम अपनी मानसिकता में नहीं करेंगे तो सुधार होना नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो सिस्टम से जुड़ा हुआ है उसको निश्चित रूप से इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और तब जाकर के ऊपर से नीचे तक चरक की बातें भी पूर्ण रूप में होंगी और इसमें सुधार भी होगा। धन्यवाद। हम लोगों ने यह पाया कि इस एग्जामिनेशन में पारदर्शिता होनी तो बहुत ज़रूरी थी, बट एग्जामिनेशन के जो लेवल थे और एग्जामिनेशन के जो सिस्टम है, इन दो चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले तो लेवल की बात है, जहाँ 24 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अगर हम इसे 2 लेवल में डिवाइड कर दें, जैसे पीटी और मेंस की बात होती है, तो इसमें बच्चों की संख्या थोड़ी कंट्रोल में आ जाएंगे। और मेंस का जो भी एग्जाम होगा, जहाँ हम लोग क्वालिटी को और क्वांटिटी को देखेंगे, तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे सिस्टम में सुधार होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सिस्टम में जब तक सुधार नहीं होंगे इस तरह की गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि नीट 24 में ही इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं, ऐसी गड़बड़ियाँ पहले भी हुई थी, लेकिन उस समय लोगों ने कठोर कदम नहीं उठाए, जिसका परिणाम आज यह है कि आज ये बड़े स्तर पर इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि हमें एग्जामिनेशन को 2 लेवल में डिवाइड कर देना चाहिए था और दूसरी बात है अपने सिस्टम को सही करें। वर्षों से चले आ रहे करप्शन का आज इस वर्ष एनटीए के माध्यम से उद्घाटन हो गया, प्रकाश में आया। आज परीक्षा में कदाचार के जो बवाल पूरे देश में मचा है, जिससे 25 लाख बच्चों के जीवन को जिसने प्रभावित किया है, ये काम पिछले कई दशक से चलता रहा है। मेरा विश्वास है इस वर्ष की ये घटना आने वाले भविष्य को सुधारने में मदद करेगी। अब जो सोता बहुत महीन और बहता आ रहा था, अब वो चौड़ा हो चुका। अब उसे रोकने का, बंद करने का समय आ गया है और सरकार इस पर गंभीरता से मंथन चिंतन कर रही है। इसके लिए आवश्यक कानून बनाए जा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि अब ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम तैयार होगा कि इसमें शामिल जो भी व्यक्ति होगा वह उत्तरदायी होगा और उसमें लीकेज की संभावनाएं कम होंगे, इस अर्थ में कि दंड का प्रावधान पहली बार इतना कठोर हुआ है। पहले जिस तरह से ड्राइवर किसी की हत्या आराम से कर सकता था, वो 302 उस पर नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से कदाचार, इस तरह के कदाचार से जुड़े, करप्शन से जुड़े कई ऐसे मामले थे जिस पर बेहद कम और हल्के धाराओं में सजा का प्रावधान था। अभी उसमें जो संशोधन हुआ है वो संशोधन किसी के लिए कई पीढ़ियों तक याद रखना वाला होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से समस्या बड़ी है तो समाधान भी बड़ा होगा। जो मुख्य मुद्दा है वो है कि परीक्षाओं को पारदर्शी कैसे बनाएं। तो पारदर्शिता का जहां तक सवाल है तो उसके लिए सरकारी तंत्र के साथ साथ समाज को भी नैतिक आधार पर नैतिकता अपनानी होगी। अभिभावक भ्रष्ट तरीके अख्तियार कर लेते हैं अपने बच्चों को सफलता दिलाने के लिए और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है प्रणालियों में। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को परीक्षाओं में टॉप कराने के लिए या पास कराने के लिए रिश्वत ही नहीं देगा तो फिर शिक्षा माफिया का रैकेट ही नहीं सक्सेस हो सकता है। और इन माफियाओं को सरकारी संरक्षण भी प्राप्त है क्योंकि उसमें सबकी हिस्सेदारी बटी हुई है। तो सारी चीज़ों की चाबी अभिभावकों के पास है। अब रही बात जो वर्तमान व्यवस्था है, तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो या कोई भी एजेंसी
जो परीक्षा ले रही हो तो उसमें पारदर्शिता और उसकी नैतिक जवाबदेही निर्वाचन आयोग की तरह तय होनी चाहिए कि अगर किसी अधिकारी पर एक बार दाग लग जाता है तो उसका प्रमोशन रोकना चाहिए। दंड के कड़े से कड़े प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से होने चाहिए। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए जो परीक्षा में जो लोग भ्रष्ट आचरण अपना रहे हैं, और इसके साथ ही तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे एग्जामिनेशन हॉल्स में सीसीटीवी कैमरे, तो तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें, साथ साथ तकनीक के इस्तेमाल से परीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए बचाएं भी। जैसे एक मोबाइल फोन अगर किसी एग्जामिनेशन हॉल में इन कर गया तो सारी व्यवस्था टूट जाती है। तो समाज को भी नैतिक आधार पर जिम्मेदार होना होगा, अभिभावकों को भी, सरकारी अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सरकारी तंत्र को भी मजबूत करना होगा। साथ साथ परीक्षा एजेंसी पर निगरानी करने के लिए एक और एजेंसी का दायित्व होना चाहिए। और कुल मिला जुला करके जब तक परीक्षा प्रणाली स्वच्छ नहीं होगी तब तक सही लोगों का चयन नहीं होगा और न्याय नहीं मिलेगा। न्याय का सिद्धांत तभी सही लागू होगा जब योग्य छात्र को योग्य उसकी क्षमता के हिसाब से उसको रैंकिंग आए, और ये तभी संभव होगा जब भ्रष्ट आचरण से किनारा कर लिया जाए। मेरा सुझाव भी छोटा मोटा है। आप जब डिजिटलकरण हो गया है सब चीज़ों का, तो जैसे कि वो क्वेश्चन पेपर है या सेटिंग है जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर भी निगरानी रखी जाए कि लीकेज वहाँ से भी हो जाती है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम सही तरीके से ले रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस पहले ही लीक हो चुके हैं, तो वहाँ भी तो दिक्कत हो रही है। और इस तरह से मेधावी छात्र पीछे हो जा रहे हैं और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको सफलता मिल रही है। अगर जांच हो जाने के बाद जहाँ भी त्रुटियाँ मिल रही हैं वहाँ कठोरतम सजा हो, क्योंकि आजकल जेल जाने को या फिर जेल और बेल ये सब बहुत लोगों के लिए कॉमन बात है। हम लोग साधारण लोगों के लिए तो कॉमन बात नहीं है, लेकिन बड़े उच्च स्तरीय लोगों के लिए, नेताओं में बैठे बड़े लोगों के लिए बड़ी कॉमन बात है। आराम से वो जेल भी जाते हैं, बेल भी होता है, उनकी दलीलें भी होती है कि कृष्ण जी का तो जन्म जेल में ही हुआ था। अपने अपने तरह से वो लोग दलीलें भी प्रस्तुत कर देते हैं। और दूसरी बात है, नैतिक रूप से जो समाज का ही पतन हो चुका है, उसी पतन के वो कालचक्र में बच्चे भी पिस रहे हैं, परिजन, बच्चों के अभिभावक भी पिस रहे हैं, संस्थाएं भी पिस रही हैं। तो सब पर थोड़ा थोड़ा नैतिक रूप से सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के कहीं भी त्रुटियां हो सिस्टम में, उस पर रोक लगे। तो मोरली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा सब। विगत कुछ वर्षों से जो संस्थाओं के द्वारा परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें बड़े पैमाने पर पेपर लीक और अन्य तरह की धांधली की समस्याएं आ रही है। ये अचानक से ऐसी क्यों बढ़ गई है, इसके कारणों में जाना होगा। लेकिन ये समस्या कोई 5 साल, 7 साल, 10 साल से नहीं है, बल्कि ये दशकों से चली आ रही है। और इसका कारण ये है कि ज्यों-ज्यों टेक्नोलॉजी में या हमारा तंत्र जो है वो ज़्यादा विकसित होता जा रहा है, ये समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इसी देश में यूपीएससी जैसी संस्था अपने आप को इतनी इंटीग्रिटी के साथ, इतनी सत्यनिष्ठता के साथ वो काम कर रही है और लोगों को चुन रही है। 10 लाख लोग परीक्षा में बैठते हैं और 100 आईएएस की परीक्षा में निकलते हैं। लेकिन ये अभी जो मसला आया है, जो जून के महीने में आया है, ये नीट परीक्षा, इसने पूरी तरह से जो सिस्टम है उसको हिला कर रख दिया है। पूरे तंत्र को एक बार पुनः इस बात के लिए उसकी समीक्षा करनी होगी कि क्यों इस तरह से हो रहा है। इसमें जो 2-3 मूल कारण है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली ये है कि समाज में जो नैतिकता है, व्यवहार है, मूल्य में, उसका पतन हुआ है, जिसके कारण की वजह से व्यक्ति एन केन प्राकीर्ण किसी भी तरह अधिक से अधिक कम समय में धन पाने की लालसा ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। और किसी भी तरह से मैं परीक्षा पास कर जाऊं और डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं या किसी अन्य तरह की जो परीक्षाओं में मैं तुरंत आ जाऊं, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा एक और बड़ा कारण है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको इस बात का भय नहीं है कि मुझे समाज क्या कहेगा, मुझे कानून क्या कहेगा, मैं जेल जाऊंगा फिर निकल जाऊंगा, इस तरह की कोई बातें नहीं। मेरे पास पैसा आ जाएगा, पावर आ जाएगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसके निदान का सबसे बड़ा ये चीज़ है कि समाज को ही सोचना पड़ेगा और खासकर गार्जियन को सोचना पड़ेगा कि मेरा बच्चा किस लायक है। वो परिश्रम करे, पढ़े और परीक्षाओं को निकाले, उसे अनावश्यक दबाव न दे। कोटा भेजकर, पटना भेजकर, अन्य
अनावश्यक रूप उसको दबाव न दिया जाए कि उसको क्या करना है। दूसरी बात है, अनैतिक तरीके परीक्षा निकालने के लिए गार्जियनों के द्वारा, समाज के द्वारा न अपनाया जाए। बच्चों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र के लिए काम करना, ये सब सिखाया जाए। अपने महापुरुषों के बारे में बताया जाए कि वो किन विकट परिस्थितियों में देश को आज़ाद कराए, देश में एक उन्होंने मुकाम हासिल किया। अभी भी हमारे समाज में लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर इन समस्याओं का निदान हो जाएगा और पेपर लीक की कोई भी घटना धांधली नहीं होगी। इतनी बातें हुई, ये सबसे ये बात हुई कि कठोर दंड देना चाहिए, तो नैतिकता का विकास होना चाहिए। नैतिक जो पतन हुआ है, जो ह्रास हुआ है, उसको लोगों में शिक्षा के माध्यम से इसको उचित जगह पर लाना चाहिए, जो उचित है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उस शिक्षा से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और नैतिक पतन रहता ही है, हमेशा रहा है। उनके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को देखना है कि ये जो पारदर्शिता समाप्त हो रही है वो कैसे हो रही है। प्रश्न पत्र जहाँ छपते हैं वहाँ कई महीनों रेकी करता है प्रश्न पत्र आउट करने वाला, और फिर वहाँ से अगर नहीं आउट होता है तो रास्ते में आउट करता है, जबकि जीपीएस लगा हुआ है। तो ये व्यवस्था किया जाए, ऐसी एजेंसी को दिया जाए जो एजेंसी ये पूर्णतः जिम्मेवारी ले कि हम सेंटर तक इसको अच्छे ढंग से पहुंचाएंगे, कहीं लीक नहीं होगा। और अगर होता है तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दी जाए। दूसरी बात, एक और तीसरी बात है कि प्रश्न पत्र कई सेटों में बनाए जाएं, 5 सेट 7 सेट में बनाए जाएं अलग अलग, ताकि ये चोरी करने वाले को ये पता नहीं चले कि किस कैंडिडेट को कौन मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात होगी। और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो तो पहले से भी होती रही हैं, उसको और सुदृढ़ किया जाए। जो परीक्षा की पारदर्शिता पर विचार हो रहा है देश में, एक नया परीक्षा में तो बहुत दिनों से पारदर्शिता प्रभावित है, लेकिन फिर भी इस वर्ष नीट की परीक्षा लेके थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है और इस पर ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। तो किसी चीज़ की व्यवस्था करने के लिए जो नैतिकता की बात है या प्रश्न पत्र बनने की बात है, किस तरह परीक्षा लिया जाए, ये सारी बातें हैं जो व्यवस्थाएं हैं। तो किसी भी व्यवस्था को सुधारने के लिए यह जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें नैतिकता का महत्व देना ही होगा। क्यों कि यह शिक्षा से संबंधित है। परीक्षा का मतलब शिक्षा से संबंधित है, परीक्षार्थी से संबंधित है, विद्यार्थी से संबंधित है। तो नैतिकता की शिक्षा की व्यवस्था पाठ्यक्रम में रखा जाए ताकि यहीं से शुरू हो, ताकि कल पारदर्शिता प्रभावित नहीं हो परीक्षा की। दूसरा, वर्तमान में केवल चाहे जितनी भी व्यवस्था पर बात कर ली जाए, समुद्र मंथन से परिणाम निकलने वाला नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नीति निर्धारण किया जाए जिससे ये व्यवस्था को, परीक्षा को पारदर्शित रखा जा सके। इसलिए हमारा विचार ये है कि जिस तरह पूरे देश में चुनाव होते हैं और जब भी इंटीरियर में, जो अभी लद्दाख में जो रिजल्ट आया हुआ कि एक सेंटर से इतना रिजल्ट आ गया, उसी तरह जिस तरह चुनाव हो रहा था उस समय बिहार हो या इंटीरियर में हो, उसका दुरुपयोग लोगों ने किया। लेकिन मशीनीकरण करने से इसका प्रभाव ये हुआ कि ये कम होता चला गया। आज जिस तरह इतना, ये तो बच्चे 25 लाख हैं, करोड़ों का जो मतदान कराती है सरकार इंटीरियर से लेकर और सिटी तक, लेकिन भ्रष्टाचार को कहीं भी जगह नहीं मिलने देती है। तो फिर ये परीक्षा तो मामूली चीज है। इसके लिए आवश्यक है कि जिस तरह चुनाव आयोग का गठन हुआ है देश में, उसी तरह परीक्षा आयोग का गठन किया जाए और उस परीक्षा आयोग को फुल पावर दिया जाए जिस तरह चुनाव आयोग को दिया गया है। तब जाके यहाँ पर सारी व्यवस्था, इसमें से प्राइवेट लोगों से दूर रखा जाए इसको। जैसे इलेक्शन को दूर रखा गया है, उसका मालिक जिलाधीश है, एसपी है, कलेक्टर है, सब
अधिकारी है इसका, सरकार के पूरे हाथ में नीट की परीक्षा होनी चाहिए, जो पूरा सरकार करावे। जिस तरह परीक्षा, जिस तरह मतदान होता है, उस तरह पूरी जिम्मेवारी सरकार करावे और प्राइवेट से इसको अलग रखे, तब ये जाके नीट में पारदर्शिता आएगी। अभी आप सुन रहे थे सिवान के प्रबुद्ध नागरिकों के विचार इस परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के। उनके अलग अलग विचार हैं जिसको आप लोगों ने सुना। अब हम सुनते हैं दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के वे छात्र जो नीट की परीक्षा पास करके आज के तिथि में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वह इस परीक्षा के संबंध में क्या सुझाव देना चाहते हैं, आइए सुनते हैं दयानंद मेडिकल कॉलेज के छात्रों के विचार। मेरा नाम नदीम अहमद है। मैं दयानंद आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज सिवान का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। मेरा कहना बस यही है, कहने को तो बहुत कुछ है, लोग बहुत अपना अपना बात रखे, हमारे जो भी कलीग्स थे, मगर एनटीओ को दोषी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एनटीओ को हमने ऊपर से प्रशासन ने उसको लोड दे रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, ना उसका वेरिफिकेशन किया या क्या नहीं किया। पब्लिक को बताना चाहिए वो कैपेबल है कि नहीं एनटीए इस कंडक्ट कराने के अकॉर्डिंग। अगर जो भी सेंटर हम करते हैं, ठीक है, अधिकारी ऊपर वाले ठीक है, मगर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी हम सेंटर बनाते हैं, वहाँ पे छोटे मोटे जो भी अधिकारी हैं वो कुछ पैसे, चंद पैसों के लालच में आके बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो कि अधिकारी तक पहुंचते पहुंचते कानून को क्या चाहिए, सबूत चाहिए। 2 साल 4 साल 5 साल तक केस चलते रहता है, कानून सबूत के अभाव पे वो केस बंद हो जाता है, बरी हो जाते हैं लोग पैसे देके। जैसे वो आपसे कमा रहा है पैसे लेके आपके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, वो अपना भी भविष्य बनाने के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट कर ही सकता है अपने आप को बचने के लिए। जेल में वो नहीं जाएगा। प्रशासन, शासन सब कोई मिली भगत है इसमें। मेरा नाम शाहीन है, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। परीक्षा पारदर्शी बनाए नहीं रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एजुकेशन सिस्टम जो है बिजनेस सिस्टम बन चुका है, और ये बिजनेस सिस्टम करते हैं हमारे पेरेंट्स जो ये कर रहे हैं, और जो एनटीए जैसे एग्ज़ाम को जो हेल्ड करते हैं उनके बीच। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चे का योग्यता, उनका टैलेंट, उनकी कैपेसिटी पता होती है कि मेरे बच्चे कितने पढ़े हैं, कितना उनका ज्ञान है। लेकिन अगर उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने। इस तरीके से ये एक तरह का बिजनेस बन जाता है, और वो जो एनटीए कंडक्ट करा रहे हैं, जो एग्ज़ाम कराते हैं, उनसे वो फिर बिजनेस करने लग जाते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को रखते हुए उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उस हिसाब से उनको उनके फील्ड में जाना चाहिए, और ये इस तरीके का बिजनेस नहीं करना चाहिए। मेरा नाम प्रकाश सिंह हुआ, मैं फाइनल ईयर का छात्र दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान। सर, नीट में जो हमारा जो सुझाव है, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो पारदर्शिता सबसे पहले चाहिए कि सर शासन और प्रशासन और जनता तीनों के बीच के जो कॉम्बिनेशन है उसको बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। अगर शासन और प्रशासन दोनों चाहे तो नीट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियाँ नहीं हो पाएंगी। और सर, रही बात की जो पिछली बार हमारे नीट में जो धांधली हुई है, उसमें सर अगर धांधली हो गई, उसमें अगर जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे ही ये दोबारा पॉसिबल नहीं होगा। और हमारे जो मेन समस्या है कि हम बच्चे कैसे इसमें आते हैं, किसी को सर सुविधा चाहिए। कोई भी ऐसा बच्चा हो, अगर उसको थोड़ा सा भी हिंट मिले, तो अगर वो खूब पढ़ा लिखा है, अपने आप को कैपेबल मानता है, फिर भी अगर उसको थोड़ा हिंट मिलेगा तो वो निश्चित तौर पे वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक सामान्य बनी हुई है, जिसमें बच्चे और पेरेंट्स दोनों मिलके इसमें कर रहे हैं। एक दोषी हो सकते हैं, 2 दोषी हो सकते हैं, पूरा सिस्टम दोषी नहीं हो सकता है। अगर 4 लोग दोषी हैं तो चारों पर अगर कठोर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई सफल होगी और ये धांधली रुक जाएगी। एनटीए जो है वो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एग्ज़ाम तो पहले होने वाला था, लेकिन उसका डेट चेंज कर दिया गया, जिसके वजह से धांधली तो पहले ही हो चुकी थी, उस वजह से डेट को चेंज किया गया। एनटीए जैसी एजेंसी को नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का सुविधा नहीं देना चाहिए। सर, हम लोग आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, और मैं दयानंद आयुर्वेदिक महाविद्यालय सिवान का विद्यार्थी हूँ, 3rd ईयर का विद्यार्थी हूँ। नीट के परीक्षा के सुधार के विषय में मुझे ये कहना है कि हमें सबसे पहले व्यवस्था में सुधार की चाहिए। जैसे हम लोग में जनपद ध्वंस एक चरक संहिता में विषय है, उसमें यही कहा गया है कि जब व्यवस्थाएं भ्रष्ट हो जाती है तो वो क्षेत्र अपने आप धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। तो इसको मैं ज़्यादा ना कह के मैं कहना चाहूँगा कि हमको 4 स्तर पे सुधार करनी चाहिए। पहले हमें ये करना चाहिए कि
हमें नेशनल एग्जामिनेशन वीक घोषित करनी चाहिए, जिसमें पूरी सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो, और हम लोग पूरी ये एग्ज़ाम जो है नेशनल एग्ज़ाम है उसको हम एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाएं। दूसरी चीज़ है, हमें नीट एग्ज़ाम है उसे 2 चरण में लेनी चाहिए, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो फिर मेन हो। इससे क्या होगा, स्क्रीनिंग में क्या होगा, बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, और जो मेंस होगा उसमें हम कंट्रोल मैनर में एग्ज़ाम करा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि विद्यार्थी को हमें पत्रकारिता मीडिया के माध्यम से और गार्जियन ही खुद उसे टीच करे कि जिस आपके अंदर वो क्षमता है तो ये कोर्स करिए, अन्यथा न करें। गार्जियन को भी इसमें आगे आकर के रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि गार्जियन ही जबरदस्ती बच्चों को इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं। तो गार्जियन ये करे, अपने थोड़ा स्वभाव में बदलाव लाएं कि हमें अपने बच्चों को जिस क्षेत्र में उसे पसंद है उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने दें। यही मेरा 4 सुझाव है। यदि ये सरकार अपनाए तो इसमें सुधार लाया जा सकता है। और सबसे पहले हमें सिस्टम को, जहाँ से पेपर बन रहा है वहाँ पे पारदर्शिता हो, जहाँ पे स्टॉक हो रहा है वहाँ पे पारदर्शिता हो, ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। हमारा ये मुहिम, हमारा ये अभियान कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अगर हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से हम भिन्न भिन्न विषयों पर समय समय पर वीडियो लेके आते हैं। हमारा सभी वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारा सभी वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सिवान डायलॉग देखते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय भारत, जय सिया राम।